नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 25 जून संविधान हत्या दिवस घोषित, केंद्र सरकार ने किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस की देन था भारतीय इतिहास का ये काला दौर। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत। महायुति के सभी 9 उम्मीदवारों को मिली जीत। भाजपा के 5 उम्मीदवार चुनाव जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा कल। प्रधानमंत्री 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला और करेंगे शुभारंभ। दिल्ली के आबकारी मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बावजूद जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका, बड़ी बेंच करेगी सुनवाई। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं केजरीवाल। नीति आयोग ने जारी की एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट। टॉप पर उत्तराखंड और केरल। भारत का स्कोर 2018 के 57 से बढ़कर 71 पर पहुंचा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को बड़ा झटका। विश्वास मत हारे प्रधानमंत्री प्रचंड। 19 महीने सत्ता में रहने के बाद छोड़ना पड़ा पद। और विंबलडन पुरुष एकल के फाइनल में पहुंचे स्पेन के कार्लोस अल्कराज। कड़े मुकाबले में रूस के डेनिल मेदवेदेव को 6-7, 1-7, 6-3, 6-4, 6-4 से हराया। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। केंद्र ने अपने इस फैसले को आपातकाल के खिलाफ लोकतंत्र बहाली की जंग लड़ने के दौरान अमानवीय यातना झेलने वाले लाखों लोगों का सम्मान करार दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि उस दिन क्या हुआ था और संविधान को कैसे कुचला गया था। केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया है। 1975 में लगे आपातकाल की स्मृति में ये दिवस मनाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि क्या हुआ था जब भारत के संविधान को कुचल दिया गया था। ये हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जो आपातकाल की ज्यादतियों के कारण पीड़ित हुए थे, जो भारतीय इतिहास में कांग्रेस द्वारा लाया गया काला दौर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुईं और जिस तरह का दमनकारी चक्र चलाया गया वो आज भी देशवासियों की स्मृति में ताजा है। भारत में आपातकाल थोपकर संविधान का गला घोटने का जो प्रयास किया गया उसको याद दिलाने के लिए और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने वाले आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। आपातकाल में जिन्होंने भी जेल काटी और यातनाएं सही, उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्स पर कहा कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1975 के आपातकाल के दौरान नागरिकों पर हुए अत्याचारों और उन्हें दी गई पीड़ा का स्मरण किया जाएगा। लोग जिन्होंने सहन किया वे कहानी सुनाने के लिए जीवित रहे। कई अन्य यहाँ तक कि छात्र भी बस गायब हो गए। ऐसा फिर न हो, इसलिए याद रखें और फिर से स्मरण करें। केंद्रीय मंत्रियों ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के ऐलान का स्वागत किया है। जिन्होंने भी 1975 में जो जुल्म सहा है, उस समय का जो प्रकोप, जो कांग्रेस पार्टी ने टॉर्चर किया है इनोसेंट लोगों को, सिविल लिबर्टी राइट ख़त्म कर दिया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेशन सारा ख़त्म किया गया था, वो दोबारा ना हो, इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया। देश के सभी विपक्षी नेताओं को जेल भेज दिया और तमाम क्रूरता की गई, शोषण किया गया, अनावश्यक रूप से जेल भेजा गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और प्रेस की आज़ादी को कुचला। लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की गला घोटना, कम से कम इसको काला दिन के रूप में मनाना ही चाहिए। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए जो अभी हो रहा है। 1975 में आपातकाल लागू करने का ऐलान इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद आया था। हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर 12 जून 1975 को फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली से निर्वाचन को रद्द कर दिया था और अगले 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई और देश में जगह जगह आंदोलन होने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद आपातकाल की घोषणा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किस तरह से आपातकाल के दौरान उन्हें किस तरह से शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। इमरजेंसी क्या होती है? मेरे घुटनों के जोड़ों में, कोहनियों के जोड़ों में इतने डंडे मारे गए कि आज भी जब बादल आते हैं, कड़कते हैं, तब हाथ और पैर दुखते हैं, एक एक जोड़ दुखता है। 11वीं पढ़ने वाले किशोर के हाथों में हथकड़ियां। तो एक नारा उस समय बहुत पॉपुलर था, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, जुल्म किया तो और लड़ेंगे। और तो कोई लगाने वाला नहीं था, हम ही कहते जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे और जुल्म किया तो और लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने के केंद्र सरकार के फैसले का उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को पता होना चाहिए कि 1975 में इस दिन आपातकाल क्यों लगाया गया और इस दौरान किसी मुद्दे को लेकर आवाज उठाने वालों को किस तरह से प्रताड़ित किया गया था। उन्होंने कहा कि पूरे देश में खौफ का माहौल बना दिया गया था। जिस संविधान की दुहाई की बात देते हैं, लोग करते हैं, हमें गर्व है भारत के संविधान पर, उसी संविधान को 25 जून को कुचलने का काम किया गया था 1975 में, क्योंकि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की कुर्सी खतरे में थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके रायबरेली के चुनाव को सेट असाइड कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला था। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इत्यादि के खिलाफ देश में बहुत लोग गुस्से में थे। उन सबों की आवाज़ दबाने के लिए इमरजेंसी लगाई गई। प्रेस की आज़ादी को छीन लिया गया। कुलदीप नैयर सरीखे बड़े बड़े संपादक मीसा में बंद कर दिए गए। लोकनायक जेपी, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, आपके मधु लिमय, मधु दंडवते, एक से एक बड़े नेता, जॉर्ज फर्नांडिस को यातनाएं दी गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के नाखून नोचे गए। पूरे भारत में खौफ का माहौल, कोई बोल नहीं सकता, कोई उफ भी नहीं कर सकता। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडरग्राउंड मूवमेंट में, कभी सरदार के वेश में, कभी बाकी वेश में, जो पूरे गुजरात और देश में ये काम किया था, सत्याग्रह का, प्रतिरोध का, इमरजेंसी के खिलाफ, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। आने वाली पीढ़ियों को ये कहना बताना ज़रूरी है कि 25 जून 75 को संविधान की हत्या की गई थी, शुद्ध और शुद्ध अपनी गद्दी बचाने के लिए।
और 1975 से 77 के बीच इमरजेंसी के दिनों को याद करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आपातकाल एक ऐसा काला अध्याय रहा जिसमें तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं को बंधक बनाया। उन्होंने कहा कि लाखों लोकतंत्र सेनानियों को जेल में ठूस दिया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया और कई लोगों की जेल में ही मौत हो गई। इस जुल्म और जुर्म का मैं खुद भी गवाह रहा हूँ और जिस तरह से बर्बरता के साथ लोकतंत्र और संविधान को बेशर्मी और बर्बरता के साथ उसका बंधक बनाने का कांग्रेस ने षड्यंत्र और साजिशें की थी, वो इस देश के लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। जो लोग गैर कांग्रेसवाद की बात करते हैं, जो लोग उस समय जिनके परिवारों के लोग जेलों के सीटों में थे, उन्होंने उस जुल्म और जुर्म को देखा है, झेला है, वो आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हों, ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। बिहार भाजपा के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा और अरविंद कुमार ने भी संविधान हत्या दिवस मनाए जाने के फैसले का स्वागत किया। केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का स्वागत योग्य निर्णय लिया गया है। यह निर्णय आपातकाल के उस काले दौर में देश के लोकतंत्र की रक्षा करने हेतु अनेक यातनाएं सहकर भी तानाशाही का प्रतिकार करने वाले समस्त आंदोलनकारियों के त्याग, तपस्या और बलिदान को सदैव स्मरण कराएगा। इस ऐतिहासिक निर्णय हेतु केंद्र की एनडीए सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि अभिनंदन। का लागू करके देश के सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। संविधान का नहीं, एकदम जो है अंग्रेजों जैसा शासन हो गया था और संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। उसके लिए ये याद दिलाने के लिए संविधान हत्या दिवस केंद्र सरकार ने जो 25 जून को घोषित किया है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है और देश में संविधान तोड़ने का यह याद दिलाएगा और यह बहुत ही सराहनीय और देश के लिए एक उच्च आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुआ है। और उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही। भाजपा ने जमीन आवंटन में घोटाले का आरोप लगाया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इन दिनों एक विवाद में बुरी तरह घिरते दिखाई दे रहे हैं। ये विवाद मैसूर में 3.16 एकड़ कृषि योग्य जमीन को लेकर है। दरअसल सिद्धारमैया की पत्नी को इस जमीन को उनके भाई ने 2010 में गिफ्ट में दी थी। इस जमीन के टुकड़े को लेकर कर्नाटक की राजनीति में हंगामा बरपा है। केसारे गांव स्थित इस भूमि को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा ने अधिकृत कर लिया था। 2021 में इसके बदले में उन्हें विजयनगर मैसूर के पॉश इलाके में प्लॉट दे दिया गया। आरोप है कि इसका मूल्य केसारे में अधिग्रहित की गई जमीन से कहीं अधिक है। यही विवाद का मुख्य मुद्दा है जो कई सवाल खड़े करता है। भाजपा को इसमें बड़ा घोटाला नजर आ रहा है। भाजपा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। More than 5,000 crores worth scandal, land scandal in Mysore has taken place. Muda scandal, and Chief Minister of Family is involved in this. Not only Chief Minister of Family, couple of other ministers are also involved in this scam. आरोप है कि सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और रिश्तेदारों ने मूडा अधिकारियों के साथ मिलकर 50-50 साइट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के तहत महंगी जमीनों को धोखाधड़ी से हासिल किया। दरअसल मूडा की एक स्कीम 50-50 रेशियो प्लाट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान थी। इसके तहत प्राधिकरण आवासीय क्षेत्र विकसित करने के लिए जमीन का अधिग्रहण कर सकता था। इसके बदले में भूस्वामी को 50% जमीन किसी विकसित लोकेशन पर देने का प्रावधान था। इसकी लाभार्थी सिद्धारमैया की पत्नी भी रही हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस जमीन को लेकर 2013, 18, 23 के विधानसभा चुनाव में सिद्धारमैया के हलफनामे में विसंगतियां नजर आ रही हैं, जिसे लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि सिद्धारमैया का कहना है कि उनकी पत्नी मुआवजे की हकदार थी, इसलिए उन्हें जमीन के बदले दूसरी जगह जमीन दी गई है। No, it is all nothing, only political scam. It is what they are trying to do politics. There is nothing scam. सिद्धारमैया ने 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने हलफनामे में अपनी पत्नी को मिली इस जमीन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, जबकि इस गिफ्ट डीड का रिकॉर्ड 2010 में मौजूद था।
2018 में सिद्धरामैया ने अपने हलफनामे में इस जमीन का उल्लेख किया है, जिसकी कीमत उन्होंने 25 लाख रुपए बताई। जमीन को लेकर बताया गया कि इस जमीन को उनकी पत्नी बीएम पार्वती को उनके साले ने उपहार में दिया था। साल 2023 के हलफनामे में किसारे गांव की जमीन के बदले में मूडा द्वारा 37,190.9 वर्ग फीट जमीन के आवंटन का विवरण दिया गया, जिसकी कीमत 8.33 करोड़ बताई गई। भाजपा का आरोप है कि मध्यम और निम्न मध्य वर्ग के हजारों आवेदकों को 50-50 रेशियो प्लान के तहत मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन सीएम के परिवार को तुरंत एक जगह दे दी गई। भाजपा के 2 विधायकों ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच कराने की मांग की। कथित घोटाले के सिलसिले में सिद्धरामैया की पत्नी, उनके भाई मल्लिकार्जुन, एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को दलित एवं जनजातीय समुदाय के विकास के लिए जारी फंड को डाइवर्ट करने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने तलब किया है। भाजपा ने शुक्रवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए निर्धारित फंड का दुरुपयोग राज्य चुनावों के दौरान राहुल गांधी द्वारा किए गए वादों को पूरा करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने कहा कि कर्नाटक की जनता को धोखा दिया जा रहा है। राहुल गांधी के दोहरे मानदंडों का खुलासा हो गया है। कर्नाटक में SC/ST फंड के दुरुपयोग पर भाजपा ने जमकर हमला बोला है। भाजपा ने कहा है कि राज्य में SC/ST फंड का दुरुपयोग राहुल गांधी के दोहरे मापदंड को उजागर करता है। भाजपा ने कहा है कि सिद्धरामैया सरकार ने अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए निर्धारित धन का दुरुपयोग किया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि इस धन को किसी अन्य उद्देश्य के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जो कर रही है वो संविधान का उल्लंघन है और उन्होंने कार्रवाई की मांग की। कर्नाटक में जो SC/ST के लिए पैसा दिया गया या आवंटित था, उसका डाइवर्जन कर दिया गया और जो राहुल गांधी जी की गारंटी थी या गारंटियां थी, उनको पूरा करने में वो पैसा लगाया जा रहा है। ये सरासर संविधान का उल्लंघन है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कर्नाटक में लोगों को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के दोहरे मापदंड उजागर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी संविधान की एक प्रति लेकर घूम रहे हैं, जबकि राज्य में संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन किया जा रहा है। जो कांग्रेस ने वहां गारंटी दी कि हम बिजली का बिल माफ करेंगे या जो भी गारंटी दी, उसमें खर्च कर रहे हैं। ये खुला उल्लंघन है संविधान का। और अनुसूचित जाति के कल्याण के नाम पे जो सरकार आई, वो अनुसूचित जाति जनजाति समाज का गला घोंट रही है। हम इसकी निंदा भी करते हैं और कठोर कार्रवाई की मांग भी करते हैं। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि SC/ST कल्याण के लिए निर्धारित 39,121 करोड़ रुपए में से 14,730 करोड़ रुपए से अधिक को 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा अपनी गारंटी के तहत किए गए विभिन्न रियायतों को लागू करने के लिए डाइवर्ट किया गया है। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। ईडी महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में घोटाले की जांच कर रही है। बीते दिनों ईडी ने घोटाले के सिलसिले में कर्नाटक में कई जगहों पर छापेमारी भी की थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित कोष में कथित हेराफेरी को लेकर कर्नाटक सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मीडिया की एक खबर के बाद NCSC ने कर्नाटक में अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना निधि में कथित हेराफेरी से जुड़े मुद्दे का स्वतः संज्ञान लिया है। कर्नाटक के मुख्य सचिव को संबोधित एक आधिकारिक संदेश में NCSC ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कर्नाटक सरकार ने 5 गारंटी योजनाओं के रूप में जानी जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए मूल रूप से SC/SP और TSP के तहत निर्धारित 14,730 करोड़ रुपए को फिर से आवंटित करने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं कर्नाटक के येलबुर्गा से विधायक और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के वित्तीय सलाहकार बसवराज रायरेड्डी ने राज्य सरकार के पास पर्याप्त फंड
के पास पर्याप्त फंड नहीं होने की बात कही है। एक कार्यक्रम के दौरान बसवराज ने कहा है कि पार्टी के विधायकों और मंत्रियों की कार्यप्रणाली सही नहीं है। कई तालुकाओं में हमारे पास कार्य करने के लिए पैसे नहीं है, तो वहीं कई जगहों पर जमीन का अभाव है। बसवराज ने राज्य में कांग्रेस की चुनावी गारंटी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह के वादों के कारण ही फंड की चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार में शामिल विधायक और मंत्री अपने काम को सही तरीके से करें तो राज्य में स्थिति बेहतर होगी। हालांकि कोई जनप्रतिनिधि चुनौतियों को स्वीकार कर कार्य करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 से 24 जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत एसडीजी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक की संरचना से जुड़े 113 संकेतकों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राष्ट्रीय प्रगति को मापता और ट्रैक करता है। रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी उन्मूलन, समुचित निर्माण कार्य उपलब्ध कराना, आर्थिक विकास, जलवायु के अनुकूल कार्रवाई और भूमि पर जीवन के लक्ष्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार द्वारा लक्षित क्रियाकलाप जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, जन धन, आयुष्मान भारत, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएम मुद्रा योजना, सौभाग्य स्टार्टअप इंडिया आदि का प्रभाव पड़ा है और तेजी से सुधार हुआ है। देश के लिए समग्र एसडीजी स्कोर 2023 से 24 के लिए 71 है, जो 2020 से 21 में 66 और 2018 में 57 था। राज्यों के लिए स्कोर 2023 से 24 में 57 से 79 तक है, जो वर्ष 2018 के 42 से 69 की सीमा से काफी सुधार दर्शाता है। जलवायु के अनुकूल कार्रवाई के स्कोर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2020 से 21 में 54 से बढ़कर 2023 से 24 में 67 हो गई है। इसके बाद गरीबी उन्मूलन का स्कोर 60 से बढ़कर 72 हो गया है। 10 नए प्रवेशकों अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के साथ 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी श्रेणी में हैं। 2018 और 2023 से 24 के बीच सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, जिसके स्कोर में 25 की वृद्धि हुई। इसके बाद जम्मू कश्मीर, जिसके स्कोर में 21 की वृद्धि हुई। उत्तराखंड के स्कोर में 19 की वृद्धि हुई। सिक्किम के स्कोर में वर्ष 2018 के मुकाबले 18 की वृद्धि हुई। हरियाणा का स्कोर 17 बढ़ा। असम, त्रिपुरा और पंजाब के स्कोर में 16-16 की वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश और ओडिशा का स्कोर 15-15 बढ़ा है। और वहीं नीति आयोग ने आज दिल्ली में सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी 2023 से 24 के आंकड़े जारी करते हुए खुशी जाहिर की। 2018 के मुकाबले 2023 से 24 में भारत का स्कोर 71 हो गया है। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरस्टो ने खास बातचीत में नीति आयोग के सीईओ ने दावा किया है कि भारत 2030 से पहले ही निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लेगा। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जब हम बात करते हैं तो भारत 2030 से पहले ही उनको अचीव कर लेगा, और ये दावा है नीति आयोग के सीईओ का जो हमारे साथ हैं। सर, इतना कॉन्फिडेंस की वजह क्या है और जो फिगर्स आए वो कितने एनकरेजिंग हैं? देखिए जी, एसडीजी इंडेक्स पहली बार नीति आयोग ने 2018 में निकाला था। 2018 में जो हमारे एसडीजी इंडेक्स का स्कोर था वो 57 था। आज की तारीख पे जो हमने अभी नया इंडेक्स चौथा निकाला, ये इंडेक्स 71 बना है। लेकिन अगर आप डिटेल में सारे 16 इंडेक्स को देखेंगे, उसमें इतना एक्सेलरेशन हुआ है, कई इंडेक्सेस में हम तो 90 प्लस हो गए हैं। मुझे विश्वास है कि यही गति रहा और यही इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस रहा देश में, तो मुझे विश्वास है कि 2030 का गोल जो है 2-3 वर्ष पहले ही हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। हम लोग एसडीजी गोल्स दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। जब हम कह रहे हैं कि हमारा 71 तक हमने अचीव किया है, तो कौन कौन से वो एरियाज है जो बहुत एक्साइटिंग है और जहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट करना है, वो कौन से? देखिए जी, एसडीजी गोल्स बहुत एक्सटेंसिव है। आपने देखा, एक तरफ पॉवर्टी और हंगर, दूसरी तरफ शिक्षा और स्वास्थ्य, और एक तरफ पे जस्टिस और सेफ्टी, वहाँ तक है। माने क्वालिटी ऑफ लाइफ का पूरा इंडिकेशन एसडीजी से मिलता है। सर, आपने कहा कि ये ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि स्टेट लेवल पे भी हम इसको देख सकते हैं, तो अभी कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनको आपने वार्न किया है? नहीं, हम लोग बिल्कुल ये एसडीजी इंडेक्स स्टेट लेवल पे बनाने का प्रयास तो केवल भारत में हुआ, किसी और देश में नहीं है। हम लोग 11 राज्यों में, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इन 11 राज्यों में एसडीजी सेंटर्स खोल रहे हैं।
इन SDG सेंटर्स का काम है कि वहाँ पर उन राज्यों में SDGs का ध्यान सभी विभागों को आकर्षित करके जहाँ जहाँ वो कमज़ोर हैं उनको सुधारने का प्रयास, जिससे कि वो भी थोड़ा फास्ट अपना काम करके जल्द SDGs में वो भी 100 तक पहुँचे। ये काम चल चुका है। 11 राज्यों में SDG सेंटर्स हमने खोला है। ये थे नीति आयोग के CEO जिनका ये कहना है कि भारत तेज़ी से प्रगति कर रहा है और जो स्टेट्स इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं उनको भी आगाह कर दिया गया है कि अब वक्त आ गया है, भारत जो है वो आगे बढ़ेगा और 2047 का जो हमारा टारगेट है हमें उसे अचीव करना है। कैमरामैन संजीव के साथ मैं विशाल बरिस्टू, DD न्यूज़ दिल्ली। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन फिलहाल केजरीवाल जेल में ही बंद रहेंगे। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में केजरीवाल अभी भी न्यायिक हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए बड़ी बेंच को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन उनकी मुसीबत जस की तस बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया है। केजरीवाल को PMLA एक्ट में जमानत मिली है, लेकिन इसके साथ साथ मामले की सुनवाई भी जारी रहेगी। अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि CBI ने मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था और मामले की सुनवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है। इस मामले में केजरीवाल की CBI हिरासत भी 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस बीच केजरीवाल की जमानत को लेकर भाजपा और आप आमने सामने हैं। जो ऑर्डर आया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं है, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में दोषी हैं और ईडी के पास इसके लिए सफिशिएंट मटेरियल यानी प्रूफ सारे के सारे तथ्य हैं। माननीय न्यायालय का निर्णय है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन ये स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले में करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। 45 करोड़ की ट्रेल तो CBI कोर्ट में दिखा ही चुका है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी अरविंद केजरीवाल के घोटाले की परतें खुलती जाएंगी और दिल्ली को लूटने का काम जो अरविंद केजरीवाल ने किया है उसमें निस्संदेह उनको सजा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को ये पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार CBI से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाले में गहन विचार विमर्श की जरूरत भी बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जीवन का अधिकार बहुत अहम है। केजरीवाल पहले ही 90 से ज्यादा दिन जेल में गुजार चुके हैं, इसलिए हम अंतरिम जमानत अभी दे रहे हैं, लेकिन ये अंतरिम जमानत शर्तों के साथ रहेगी। केजरीवाल को 50,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। केजरीवाल कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। साथ ही केजरीवाल आधिकारिक रूप से किसी भी फाइल पर दस्तखत भी नहीं करेंगे जब तक कि किसी फाइल पर उपराज्यपाल से इसकी मंजूरी ना मिल जाए। कोर्ट ने कहा कि मामले में अपनी भूमिका को लेकर केजरीवाल कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, गवाहों से बात नहीं करेंगे और जुड़ी फाइल को भी नहीं देखेंगे। कोर्ट ने साफ किया कि बड़ी बेंच इस अंतरिम जमानत की मियाद को बढ़ा भी सकती है या रद्द भी कर सकती है। आखिरी वाक्य में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस फैसले में की गई कोर्ट की टिप्पणियों को कोर्ट की राय न माना जाए। अगर केजरीवाल की नियमित जमानत का सवाल कहीं लंबित है तो जज इस फैसले से प्रभावित हुए बगैर अपने पास उपलब्ध तथ्यों या सबूतों के आधार पर उस पर फैसला लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी अहम इसलिए है क्योंकि ईडी के केस में केजरीवाल की नियमित जमानत का मसला अभी दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के जज मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हाई कोर्ट चाहे तो निचली अदालत से मिली अरविंद केजरीवाल के नियमित जमानत वाले फैसले को बरकरार रखें या रद्द करें। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहिए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो चुने हुए नेता हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का पद प्रभावशाली है, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का निर्णय उन्हें खुद लेना है और कोर्ट अपनी ओर से कोई निर्देश नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि बड़ी बेंच ही इस मसले पर कोई फैसला और शर्तें तय कर सकती है।
विकास सार्थक रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव में एनडीए को जबरदस्त जीत मिली है। गठबंधन ने 11 में से 9 सीटें जीत ली हैं। वहीं इंडी गठबंधन के 3 प्रत्याशी खड़े थे, जिनमें 2 ही जीत सके। कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर है। 11 सीटों पर हुई काउंटिंग में भाजपा को 5, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार गुट को 2-2 सीटों पर जीत मिली है। वहीं इंडी गठबंधन से शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस ने 1-1 सीट जीती है। शरद पवार के समर्थन से खड़े जयंत पाटिल चुनाव हार गए हैं। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव 2024 में 11 उम्मीदवारों में से महायुति के सभी 9 उम्मीदवारों को अप्रत्याशित जीत मिली है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हमें विश्वास था कि महायुति के सभी 9 लोग जीतेंगे। कई लोगों ने इसे चैलेंज किया था कि चमत्कार होगा क्या। चमत्कार सच में हुआ है। महायुति द्वारा जो विकास कार्य किया गया उसके लिए हमें अन्य पार्टी के लोगों ने भी वोट दिया है। हमने कहा था, विश्वास था कि पूरे 9 के 9 लोग हमारे जीतेंगे। कई लोगों ने उसमें कहा था, कुछ चैलेंज भी दिया था कि ये चमत्कार होगा, ये होगा। अभी चमत्कार होगा है, चमत्कार हुआ है। महायुति के जितने हमारे विधायक हैं उन्होंने तो वोट दिया ही, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन महायुति के काम पर, विकास पर अन्य पार्टी के लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया, उनका भी मैं अभिनंदन। और वहीं महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ चुके हैं। महायुति के सभी 9 उम्मीदवारों की जीत हुई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीत की खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ये हर्ष की बात है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति के सभी 9 उम्मीदवारों की जीत हुई है। जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी सीट गिराएंगे, उनके भी वोट हमारे उम्मीदवारों को मिले हैं। ये बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में हमारी महायुति की 9 सीटें, 11 में से 9 सीटें विधान परिषद में चुनकर आई है। बीजेपी की 5, शिवसेना की 2, एनसीपी की 2, ऐसी 9 सीटें हमारी चुनकर आई है। और जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी सीटें गिराएंगे, उनके भी वोट हमारे उम्मीदवारों को मिले हैं। एक अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत आज हमको मिली है और मेरा विश्वास है ये जीत का सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा और आने वाले विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग, हमारी महायुति फिर एक बार महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। और वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई नेता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, जिसका असर शुक्रवार को हुए महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में सामने आया। विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस की एक उम्मीदवार ही जीत सकी। इस पर कांग्रेस नेता जिशान सिद्दीकी से बात की हमारे संवाददाता शिशिर शेलार ने। महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इस वक्त हालांकि महायुति जीत चुकी है 9 सीट, लेकिन कांग्रेस भी जीती है। थोड़ी खुशी है, थोड़ी गम है, लेकिन गम किस बात का है? जिशान सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले तो आप नाराज चल रहे थे, ये खबरें हमने सुनी, लेकिन फिर भी आप आए, आपने वोट किया। क्या इस वक्त चल रहा है कांग्रेस में? देखिए, मेरा कर्तव्य है कि कांग्रेस पार्टी का एक आमदार होने के नाते, एक सदस्य होने के नाते, कांग्रेस पार्टी के जो आदेश है, आदेश अनुसार मैंने वोट मेरा डाला। इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है, जिस प्रकार से क्रॉस वोटिंग हुई है, कि और भी कोई लोग जो है कांग्रेस में दुखी हो सकते हैं। मैं खुश हूँ कि स्वर्गीय सांसद डॉक्टर राजीव सातव जी की जो पत्नी है, डॉक्टर प्रज्ञा सातव जी, आज वो चुनकर आई है। दुख इस बात का है कि बहुत सारा अन्याय मुझ पर भी हो रहा है, बहुत लोगों पर हो रहा है, और अगर वापस जैसे आपने कहा कि क्रॉस वोटिंग हुई है, तो ये दुख की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि आपने पार्टी हाईकमान किसमें दोष, स्टेट लीडरशिप की बात कहेंगे या फिर सेंट्रल लीडरशिप की? आप किससे दुखी है? मैं सबसे दुखी हूं, क्योंकि मुझे अन्याय हो रहा है। मेरे पिताजी जब छोड़े थे तो एनसीपी गए थे, तो पहला तो वो ये चीज़ नहीं हुई थी कि आप एक फैमिली में अलग अलग लोग अलग अलग पार्टी में है, मगर मुझको ही टारगेट किया गया, मुंबई यूथ कांग्रेस के पोस्ट से निकाला गया, तो दुख तो है। महाविकास आघाड़ी में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है, स्थिति थोड़ी कठिन है, और इसीलिए आज की जो क्रॉस वोटिंग हुई है विधान परिषद चुनाव में, वो इसके स्पष्ट संदेश देती है। शीर्षलार, डीडी न्यूज, मुंबई।
और वहीं महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के आखिरी दिन आज शहरी नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 सदन में पेश किया। हालांकि इस बिल को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। आइए देखते हैं शिशिर सैलार की मुंबई से ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने आज विधानसभा में महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य शहरी नक्सलवाद के प्रसार को रोकना है। नक्सलियों के सशस्त्र कैडर को तार्किक समर्थन और शरण देने वाले तत्वों पर लगाम लगाने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। यह कानून बन जाने से शहरी क्षेत्रों में नक्सल समर्थक तत्वों पर और शिकंजा कसेगा। दरअसल नक्सलियों से जब्त साहित्य में महाराष्ट्र के शहरों में उनके नेटवर्क के सुरक्षित ठिकाने का पता चलता है। सरकार की मंशा संवैधानिक जनादेश के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की विचारधारा को पनपने से रोकना है। उधर इस विधेयक को लेकर राज्य में सियासत तेज हो गई है। विधानसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने विधेयक को विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बताया। चर्चा न करते हुए बिल पीछे लेने की मांग हमने स्पीकर से की है। बिल के माध्यम से विरोधियों का आवाज दबाना चाहते हैं। एनजीओ अगर कोई फ्रीडम के लिए सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ में काम करेगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जो बिल में प्रावधान किया गया है वो आम लोगों को उनके हक से दूर रखने के लिए, आम लोगों को परेशानी बनाने के लिए सरकार के खिलाफ कोई आवाज ही ना उठाए, ये उसके पीछे की मंशा इस बिल में दिखती है। वहीं राज्य की शिंदे सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र में नक्सली समस्या से निपटने के लिए यह कानून लाया गया है। नक्सली दूर दराज इलाके में अपना आतंक फैलाते हैं, लेकिन उनके आका शहरों में बैठकर उनको ताकत प्रदान करते हैं। इसलिए इस कानून के जरिए नक्सलवाद और खास तौर पर शहरी नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का यह प्रयास होगा। क्या वो नक्सलवादी अपने जबान पे काम करते हैं, अपने दिमाग से काम करते हैं? वैसे नहीं होता है। वो गोली चलाते हैं, हाथ चलाते हैं, हथियार चलाते हैं, मगर उनको हथियार चलाने के लिए, गोलियां चलाने के लिए कोई उनको सपोर्ट करते रहते हैं। जो शहरी भाग में रहते हैं, जो अर्बन इलाके में रहते हैं, उनका और उनका संबंध रहता है और उनके संबंध के माध्यम से वो लोग उनको ये गुनाह करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। तो ये अर्बन नक्सलवादी है, तो उनसे ज़्यादा गुनहगार है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए कानून लाया। इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा ने पहले ही जन सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया है और 48 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। विधेयक में कहा गया है कि महाराष्ट्र में भी ऐसे संगठनों की गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम के लिए यह कानून महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। महाराष्ट्र विधानमंडल का हालांकि मौजूदा सरकार का ये आखिरी सत्र है और इस आखिरी सत्र में कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मसलन लाडली बहन, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना हो या फिर किसानों के लिए मुफ्त बिजली देने का एक वायदा। हालांकि अगर देखा जाए पिछले 5 सालों में सरकार ने जो काम की है उसका भी बखान सरकार ने अपने इस सत्र में कई बार जो है सदन में किया है और साथ ही साथ इन्हीं सभी योजनाओं के साथ सरकार जो आने वाले विधानसभा सत्र के लिए आगे चुनावी रण में उतरेगी। ऐसे में विपक्ष के तौर से भी ये कहा गया है कि जो चुनावी वादे सरकार ने किए थे, हालांकि इन वादों को विपक्ष ने चुनावी वादे कहा है क्योंकि चुनाव इस वक्त अगर देखा जाए महज कुछ ही महीनों पर है और इसलिए विपक्ष कहता है ये सिर्फ चुनावी वायदे हैं। असलियत में क्या ये वायदे सच में लोगों के फायदे के होंगे या नहीं, ये देखना होगा। शीर्षिलार, डीडी न्यूज, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को मुंबई, महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र से जुड़ी अनेक परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जी ब्लॉक में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सचिवालय का दौरा करेंगे और INS टावर्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना और गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नवी मुंबई में कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग और गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की भी आधारशिला रखेंगे। पीएम मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का भी उद्घाटन करेंगे। मॉनसून की सक्रियता ने इन दिनों कई राज्यों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। असम में बारिश से राहत मिली है, लेकिन बाढ़ से हालात अभी भी बदतर बने हुए हैं।
वहीं बिहार में भी बाढ़ की चपेट में आने से कई जिलों के लोग प्रभावित हुए हैं। उधर उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों में भी बाढ़ का प्रकोप मंडरा रहा है। इसी के साथ उत्तराखंड में बारिश के चलते भूस्खलन की संभावना बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश से गुजरात और महाराष्ट्र में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मानसून के अति सक्रिय होने की वजह से देश के कई हिस्से बाढ़ और बारिश से बेहाल हैं। वहीं कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी मंडरा रहा है। मूसलाधार बारिश होने के चलते देश में कई नदियों का जलस्तर उफान पर है। कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। असम के कई इलाके इन दिनों भीषण बाढ़ से जूझ रहे हैं। बारिश कम हुई है, लेकिन बाढ़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ प्रमुख स्थानों और सहायक नदियों का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। राज्य के करीब 13.9 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में 26 जिलों के 2500 से अधिक गांव अभी भी जलमग्न हैं। 41,000 से अधिक बाढ़ पीड़ित 299 राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 84 हो चली है। वहीं भारी बारिश और नेपाल से कोसी बैराज में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार विकराल होती जा रही है और कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कोसी, कमला बलान, गंडक, परमान जैसी नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी लगातार बचाव और राहत कार्य कर रही है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। उधर उत्तराखंड और नेपाल में हुई बारिश और नेपाल के बैराजों से छोड़े गए पानी के कारण उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों में इस समय बाढ़ का प्रकोप है। शाहजहांपुर में अचानक गर्रा और खन्नौत नदी में पानी बढ़ जाने से शहरी इलाकों में भी पानी भर गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के द्वारा लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। गांव के लोग पानी में निकल के जा रहे हैं, सब ड्यूटी वाले किसान। दिक्कतें समस्या तो बहुत ही हैं यहाँ पे। तबीयत खराब हो जाती है तो कोई डॉक्टर नहीं आ पाता है, डॉक्टर नहीं मिलता है। जब रास्ता ही बंद है तो राशन पानी कैसे लेकर आएंगे बताओ। बहुत परेशानी हो रही है। 3-4 महीने को जिंदा नालक हो जाता है। स्कूल के बच्चे भी परेशान है। जबकि उत्तराखंड में बारिश थमने से पीलीभीत और लखीमपुर में नदियों के जलस्तर में कमी आई है। वहीं राप्ती, शारदा, घाघरा, बूढ़ी राप्ती एवं क्वानो समेत कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। लोगों को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से निकालकर राहत शिविरों में ले जाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। महाराष्ट्र में भी लगातार हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मुंबई और नवी मुंबई में हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई और पालघर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं ठाणे और नवी मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में भी कई दिनों से बदस्तूर बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में गुजरात के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। गुजरात के सूरत और नवसारी में हुई बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं भारी बारिश के कारण नवसारी रेलवे स्टेशन पर लगे शेड क्षतिग्रस्त हो गए और शेड से पानी लीक होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग ने गुजरात के नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी सहित कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर कहा है कि देश भर के अधिकांश हिस्सों में आने वाले 2 से 3 दिनों में जोरदार बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर बिहार, दक्षिण गुजरात, कोंकण और गोवा के साथ ही तटीय कर्नाटक में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। ब्यूरो इनपुट के साथ डीडी न्यूज। भारत 2047 तक एक महाशक्ति बन जाएगा, ये दावा किया है फाइनेंशियल टाइम्स के मुख्य अर्थशास्त्र टिप्पणीकार मार्टिन वुल्फ ने। वुल्फ का कहना है कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए भारत को अपनी राजनीतिक स्थिति, पश्चिम के साथ मजबूत संबंधों और एक संपन्न प्रवासी समुदाय का लाभ भी मिलेगा। हालांकि इसमें वैश्विक आर्थिक मंदी और नाजुक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी शामिल है। भारत 2047 तक एक महाशक्ति बन जाएगा, ये अनुमान जताया है फाइनेंशियल टाइम्स के मुख्य अर्थशास्त्र टिप्पणीकार मार्टिन वुल्फ ने। वुल्फ का कहना है कि हालांकि इस परिवर्तन का मार्ग चुनौतियों से भरा है, जिसमें वैश्विक आर्थिक मंदी और नाजुक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य शामिल हैं। वुल्फ का कहना है कि इसके लिए प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि को वर्तमान 4.8% से बढ़ाकर 7.5% सालाना करने की आवश्यकता होगी।
वैश्विक आर्थिक मंदी और नाजुक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। भारत को अपनी राजनीतिक स्थिति, पश्चिम के साथ मजबूत संबंधों और एक संपन्न प्रवासी समुदाय का लाभ भी मिलेगा। भारत के विशाल संसाधन और रणनीतिक स्थिति महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण है। वुल्फ ने कहा कि भारत को कुछ ऐसा करना होगा जो चीन ने 2012 तक के 20 वर्षों में किया। वुल्फ ने कहा कि अपने वर्तमान रास्ते पर बने रहने के बावजूद भी भारत अधिकांश परिभाषाओं के अनुसार सदी के मध्य तक एक महाशक्ति बन जाएगा। वुल्फ ने भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनने के लिए क्या करना होगा शीर्षक से एक वार्ता में ये बातें कही। भारत सरकार ने भी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के दौरान 2047 तक भारत को एक उन्नत अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को बार बार दोहराया है। वहीं केंद्रीय थिंक टैंक नीति आयोग आगामी 2 दशकों में क्षेत्रीय अंतरालों और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करते हुए एक विजन दस्तावेज पर भी काम कर रहा है। ऐसे में टिप्पणीकार मार्टिन वुल्फ का दावा कहीं न कहीं 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी सरकार की ओर से उठाए जा रहे विभिन्न कदमों का समर्थन कर रहा है। चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं देश में रोजगार के बढ़ते अवसरों को लेकर एक और सकारात्मक रिपोर्ट सामने आई है। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 24 में लगभग 2,20,000 जॉब्स सृजित हुई, जिससे फ्लेक्सी स्टाफिंग इंडस्ट्री में वार्षिक आधार पर 14% की जगह 15.3% की वृद्धि हुई। इस वित्तीय वर्ष के दौरान ISF सदस्यों द्वारा नियोजित कुल फ्लेक्सी वर्कफोर्स बढ़कर लगभग 1,66,000 हो गई है। वहीं स्टाफिंग इंडस्ट्री ने भी वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 2.3% की तिमाही बढ़त यहां पर दर्ज की है, और जिससे 30,000 नए फ्लेक्सी रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करने का भी निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी योजना से संबंधित चुनौतियों को राज्यों के साथ समन्वय कर शीघ्र हल करें। उन्होंने कहा कि इन दूरदर्शी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे जरूरतमंद और कमजोर वर्गों तक पहुंचाने की जरूरत है। देश में अब तक 34.7 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। वहीं इस योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि से 7.35 करोड़ से अधिक अस्पताल में प्रवेश प्रदान किए गए हैं। पेरिस ओलंपिक शुरू होने से पहले केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। उच्च स्तरीय बैठक के दौरान पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में इस बार भारत की ओर से 118 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। इस बार के ओलंपिक में 16 खेलों के विभिन्न स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। खिलाड़ियों के दल में 48 महिला खिलाड़ी भी शामिल हैं। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि इस क्षेत्र के साथ उनका पुराना लगाव रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री बनने के बाद पहली बार पूर्वोत्तर के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार को शिलांग में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास सचिवालय में एक बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर सिंधिया ने कहा कि उनका संकल्प पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पूर्वोदय के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करना है, ताकि ये क्षेत्र देश की प्रगति का प्रवेश द्वार बने। उनके सपने को वास्तविकता में बदलना है। इस बदलाव के लिए बीते 10 वर्षों से पूर्वोत्तर में योजनाओं पर व्यापक पैमाने पर धन खर्च किए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के लिए बजट 24,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर लगभग 82,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण से भी इसमें काफी बदलाव आया है। चाहे वो सड़क हो, रेल हो या नागरिक उड्डयन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हवाई अड्डों की संख्या 9 से बढ़कर 17 हो गई है। सिंधिया ने पूर्वोत्तर और सांस्कृतिक जीवंतता, प्राकृतिक प्रचुरता और नैसर्गिकता का भंडार इसे बताया, और उन्होंने इसे विश्व के सामने प्रदर्शित करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी लुक ईस्ट नीति अब एक्ट ईस्ट नीति में बदल गई है। पूर्वोत्तर आगे चलकर उस नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पंजाब की जेल से हुए इंटरव्यू को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पंजाब की मान सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मान सरकार पंजाब की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रही है और पंजाब की जेलों में गैंगस्टर के अघोषित कार्यालय और स्टूडियो बनकर रह गए हैं। कि पंजाब दियां जेलां गैंगस्टरां दे दफ्तर बन चुकी हैं और गैंगस्टरां दे आजकल स्टूडियो भी बन चुके हैं। उन्हें इस रिपोर्ट से स्पष्ट हो चुका है कि पंजाब दे अंदर आम आदमी पार्टी पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने फेल साबित है। नीट पेपर लीक मामले में पटना हाईकोर्ट में बड़ा फैसला दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने मामले में बिहार आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा गिरफ्तार सभी 13 आरोपियों की रिमांड 15 दिनों के लिए सीबीआई को सौंप दी है। अब सीबीआई पेपर लीक के सरगना रॉकी और अन्य आरोपियों को सामने बैठाकर उनसे पूछताछ करेगी। समझा जा रहा है कि इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। दरअसल सीबीआई की याचिका को विशेष मजिस्ट्रेट सीबीआई पटना ने 2 जुलाई को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि गिरफ्तारी के बाद पहले 15 दिनों के भीतर पुलिस हिरासत की मांग करने वाली वैधानिक अवधि समाप्त हो चुकी थी। स्वदेशी रूप से विकसित हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम 2 मिसाइल देश की सुरक्षा के लिए तैयार है। रुद्रम 2 मिसाइल आत्मनिर्भर डिफेंस की ताकत को सशक्त बनाएगा। ये मिसाइल डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। शत्रु के कई प्रकार के हथियारों को नष्ट करने के लिए हवा से सतह पर मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल प्रणाली में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित की गई अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए हैं। दहल इससे पहले 4 प्रयासों में विश्वास मत हासिल करने में सफल रहे, लेकिन इस बार वो बहुमत के लिए जरूरी संख्या नहीं जुटा सके। विश्वास मत न मिलने पर प्रचंड की सरकार गिर गई है। विंबलडन पुरुष एकल सेमीफाइनल के कड़े मुकाबले में तीसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने रूस के डेनिल मेदवेदेव को हरा दिया है। कार्लोस अल्कराज ने मेदवेदेव को 6-7, 1-7, 6-3, 6-4, 6-4 से हराया। इस शानदार जीत के साथ ही कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन के पुरुष एकल के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। जून में हुए फ्रेंच ओपन जीतने के बाद गत चैंपियन अल्कराज 6 सप्ताह में दूसरे बड़े फाइनल में पहुंचे हैं। 13 जुलाई से रोबोकॉन प्रतियोगिता के 2024 संस्करण की शुरुआत होने जा रही है। इस बार इस प्रतियोगिता में 46 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कैसी है प्रतियोगिता की तैयारियां, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल थाम कर बैठिए और तैयार हो जाइए रोबोकॉन 2024 के लिए। यहाँ देश भर के युवा अपने अपने रोबोट्स के साथ आए हैं अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। इस बार रोबोकॉन प्रतियोगिता का आयोजन और भी बड़ा और बेहतर होने जा रहा है, जिसके लिए सभी प्रतिभागी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। 13 जुलाई से नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू होने वाले इस विशाल आयोजन में 46 टीमें हिस्सा लेंगी। यह IIT दिल्ली के छात्र हैं, जिनका कहना है कि वे वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हम लोग IIT दिल्ली की टीम है रोबोकॉन के लिए एंड हम लोग लास्ट 6 से 8 महीनों से हम लोग ये प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड लास्ट 6 महीनों से तो हम इसी हार्डवेयर पे हैं एंड वी आर प्रैक्टिसिंग विद दिस एंड वी आर कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव। फीलिंग ऑफ विनिंग इज कांस्टेंट इन आवर हार्ट्स राइट नाउ एंड वी आर वेल प्रिपेयर्ड to demonstrate our skills like last year. We are here to win this competition again and again on an equal basis. IIT दिल्ली के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर कहते हैं कि इस बार प्रतियोगिता एक नए स्तर पर पहुंच गई है और सभी टीमें प्रौद्योगिकी और नवाचार का एक अनूठा संगम दिखाने के लिए तैयार हैं। 46 टीम्स इधर आए हुए हैं, उनको प्रैक्टिस मैच चल रही है। अब से हमारी लीग मैचेस शुरू हो जाएगी और परसों जो सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल होंगी उससे जो भी जीतेंगे दे विल रिप्रेजेंट द कंट्री। वियतनाम में जाके वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। अपने अनूठे और नए विचारों के साथ ये टीमें
अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एकत्रित हो रही हैं, क्योंकि अंतिम विजेता इस अगस्त में वियतनाम में वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। बहुत ही एक्साइटेड हैं। हर बार हम जब भी यहाँ आते हैं तो नया थीम होता है, और नया थीम होता है, नई गेम होती है। वो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, नई गेम, नई पारी होती है। प्रसार भारती IIT दिल्ली के साथ मिलकर इस रोबोकॉन का आयोजन कर रहा है। प्रसार भारती ने लोगों से अधिक संख्या में आने की अपील की है। The theme of this DD Robocon is a very exciting. This is Harvesting Day. And agriculture is a major source of economy in our country. So this will be very exciting event. Maybe, it's on Saturday, Sunday this time in Tyagaraja Stadium. So I invite all of you to watch this particular competition over here. ये आयोजन न केवल नवाचार के लिए नए रास्ते खोलेगा, बल्कि युवाओं और नवाचार के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं का उत्साह भी बढ़ाएगा। तो ये थी रोबोकॉन 2024 की एक छोटी सी झलक। आपने देखा कि कैसे प्रतिभागी अपने अपने रोबोट्स को एक अंतिम रूप देने में पूरे तरीके से जुट गए हैं। विद कैमरा पर्सन राजेश, सिद्धार्थ भारद्वाज रिपोर्टिंग फॉर DD न्यूज़। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
77 से 75 से ज्यादा सालों के इस मजबूत लोकतंत्र में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें भावी पीढ़ियों को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि वो याद सिर्फ इसलिए नहीं रखनी है कि ये घटनाएं सिर्फ इतिहास में दर्ज नहीं हुई हैं, बल्कि भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र के लिए कई बड़े सबक भी देके गई हैं। और शायद यही कारण माना जा रहा है कि 25 जून को अब आने वाले समय से संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये इसलिए तय किया गया है कि देश याद कर सके कि 25 जून 1975 को जब कांग्रेस में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था तो देश किस काले दौर से गुजरा है, किस तरह की यातनाएं दी गई थी, किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा गया था। और इसी सिलसिले में आगे आपको बताएंगे कि संविधान हत्या दिवस के साथ घोषणा के साथ क्या कहा तमाम नेताओं ने, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया है कि देश इस दिन के साथ एक बार फिर याद करेगा कि 1975 में 25 जून की रात को जब आपातकाल लगा तो किस तरह से देश ने उस काले दौर को झेला है, गुजरा है। और आने वाली पीढ़ियों को ये समझना होगा कि कभी भी इस देश में उस तरह का दौर दोबारा ना आए। इसी के साथ हम देखेंगे दिन भर की बड़ी खबरों को भी, लेकिन आइए शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। पच्चीस जून संविधान हत्या दिवस घोषित, केंद्र सरकार ने किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस की देन था भारतीय इतिहास का यह काला दौर। दिल्ली के आबकारी मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बावजूद जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका, बड़ी बेंच करेगी सुनवाई। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में अभी भी न्यायिक हिरासत में है केजरीवाल। भाजपा ने अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए आवंटित फंड के दुरुपयोग पर कर्नाटक सरकार को घेरा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत, महायुति के सभी 9 उम्मीदवारों को मिली जीत। भाजपा के 5 उम्मीदवार चुनाव जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा कल। प्रधानमंत्री 29,400 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला और करेंगे शुभारंभ। देश भर में बाढ़ और बारिश से तबाही। असम में बाढ़ की स्थिति जस की तस, बिहार के कई जिलों में बाढ़। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नीति आयोग ने जारी की SDG यानी सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट। टॉप पर उत्तराखंड और केरल। भारत का स्कोर 2018 के 57 से बढ़कर 71 पर पहुंचा। और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को बड़ा झटका, विश्वास मत हारे। प्रधानमंत्री प्रचंड 19 महीने सत्ता में रहने के बाद छोड़ना पड़ा पद। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। केंद्र ने अपने इस फैसले को आपातकाल के खिलाफ लोकतंत्र बहाली की जंग लड़ने के दौरान अमानवीय यातना झेलने वाले लाखों लोगों का सम्मान करार दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि उस दिन क्या हुआ था और संविधान को कैसे कुचला गया था। केंद्र
सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस